अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में आज हमारा टॉपिक है गद्य शिक्षण। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक रूपरेखा बना लेते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या होता है, गद्य शिक्षण होता क्या है, गद्य क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं, फिर इसके रूप क्या हैं, फिर इसके अंग क्या हैं। ठीक है, अंग देखने के बाद हम लोग देखेंगे इसके सोपान क्या है, मतलब किस वे में इसको लिखा जाता है। ठीक है, क्या देखेंगे, इनके सोपान। और लास्ट में हम एक पाठ योजना इसकी कैसे तैयार की जाती है, गद्य पाठ योजना कैसे तैयार करें उसके बारे में समझेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई गद्य होता क्या है। ठीक है, देखिए गद्य का अर्थ समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो गद्य होता है वो क्या होता है, एक जीवनी होता है, एक आत्मकथा या संस्मरण हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो गद्य होता है वो क्या है, लिखित रूप होता है। पहली लाइन तो ये लिख सकते हैं कि जो गद्य होता है वो लिखित रूप होता है, जिसमें कोई किसी ज्ञान, किसी कथन, कोई विचार या अनुभव की अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्ति समझ में आता है ना, आप उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हो, प्रत्यक्ष कर पा रहे हो, प्रत्यक्षीकरण कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्या है, जो गद्य है वो एक लिखित रूप होता है जिसमें किसी ज्ञान, कथन, विचार या अनुभव का अभिव्यक्तिकरण हो। ठीक है, तो और जो गद्य है वो सामान्यतः देखा जाए तो क्या होता है, कोई निबंध हो सकता है। ठीक है, मेनली मतलब सामान्यतः वो निबंध के रूप में होता है। निबंध क्या होता है, जिसमें कोई बंधन नहीं, उसमें लेखक क्या होता है, अपनी कल्पना से बिना बंध के मतलब अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वह किसी घटना पर भी आधारित अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, घटना पे, हालांकि घटना के संदर्भ में समय स्थान तो वही यूज़ करेगा, बट उसमें जो विचारशीलता है वो स्वतंत्र होगी। आ गया समझ में गद्य का। ठीक है, गद्य के भी अलग अलग रूप होते हैं जिसमें किसी में स्वतंत्रशीलता नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं भाई गद्य की, तो गद्य होता है वो लिखित रूप में होता है जिसमें किसी ज्ञान, कथन, विचार या अनुभव का अभिव्यक्तिकरण हो। ठीक है, यह सामान्यतः निबंध के रूप में होता है जिसमें किसी प्रकरण या फिर किसी विषय की, कोई प्रकरण या किसी विषय की विस्तृत जानकारी होती है। ठीक है, किसी प्रकरण या विषय की विस्तृत जानकारी होती है। ठीक है, अच्छा इसको हम और अच्छे समझें, इसके एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, निबंध तो हो गया। ठीक है, एक होती है कहानी। ठीक है, कहानी किसी घटना या काल्पनिक पे भी हो सकती है। ठीक है, काल्पनिक। ठीक है, तो कहानी किसी घटना पर आधारित या किसी कल्पना पर भी आधारित हो सकती है। ठीक है, कहानी हो गया, निबंध हो गया, इसके उदाहरण है ये किसके, गद्य के। क्लियर। उपन्यास हो गए, उपन्यास भी ना निबंध जैसा ही होता है, लेकिन उपन्यास में पात्र होते हैं। क्या होते हैं, एक मतलब पात्र होता है, स्थान होता है, समय होता है। ठीक है, तो उपन्यास जो होते हैं वो उसी वे में उन्हीं पात्रों के साथ क्या बोलना चाहिए, फेमस होते हैं। ठीक है, जो उपन्यास होते हैं वो उन्हीं पात्रों से फेमस होते हैं। ठीक है, आत्मकथा हो गई। ठीक है, आत्मकथा तो देखिए, आत्मकथा में और क्या ही करेंगे, खुद के बारे में लिख रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत कल्पना के तौर पे भी लिखते हैं और जो घटित हुआ है वो भी लिखते हैं। ठीक है, पत्र लेखन हो गया। पत्र लेखन ये तो ऑथेंटिक होता है, पर वो गद्य ही बोला जाएगा। कोई पद्य, हम संगीत तो लिखते नहीं है पत्र लिखते समय। ठीक है, तो ये भी गद्य का ही एक रूप है, पत्र लेखन, लेकिन उसमें क्या होती है, हमारी आधिकारिक भाषा उपयोग में लाई जाती है। क्लियर हो गया है। तो कहानी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, पत्र लेखन, ये सब क्या है, गद्य के उदाहरण हो गए। क्लियर, अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, अब हम आते हैं इसके उद्देश्य पर। तो आप किसी गद्य को
क्यों पढ़ते हो, किसी कहानी को क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, हम किसी कहानी को पढ़ रहे तो पहली चीज़ अगर छोटे बच्चों की है तो उससे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हमारी संवेदनशीलता, किसी गरीब के बारे में तो हम संवेदनशील बनते हैं, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है। उपन्यास को पढ़ रहे हैं तो हमारी सृजनात्मकता, पात्रों के संबंध में कैसे मतलब क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है, हमारी चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, तार्किक सोच बढ़ती है। कोई व्यक्ति अगर आत्मकथा लिख रहा है तो आत्मकथा सामान्यतः जो फेमस होता है वो लिखते हैं खुद के बारे में, तो उनके अनुकरण करके हम सीखते हैं। ठीक है, तो सामाजिकता भी हमारी यहाँ पे बढ़ती है। पत्र लेखन से भी हम सीखते हैं, मतलब आधिकारिक रूप से कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझ में आ रही है, आप क्या सीख रहे हो। तो यही तो उसके उद्देश्य है, जो आप सीख रहे हो वही वो सिखाना चाहते हैं। क्लियर। तो पहला उद्देश्य हम लिख सकते हैं, क्या दिख रहा है ना। ठीक है, तो पहला हम उद्देश्य क्या लिख सकते हैं कि इससे क्या होगा, हमारी विचार, मतलब पहला तो यह भाषा के प्रति संवेदनशील होंगे। भाषा के प्रति संवेदनशील, भाषा के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, संवेदनशीलता में वृद्धि। ठीक है, क्योंकि हम भाषा को जैसे जैसे आगे बढ़ के पढ़ेंगे तो उसके प्रति संवेदनशीलता, हमारे भाव ऑटोमेटिक प्रकट होने लगेंगे। ठीक है, तो भाषा के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। क्लियर। हमारी विचारशीलता बढ़ेगी। हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो विचार करते ही जाते हैं ना उससे। ठीक है, विचारशीलता देखिए, हमारा मौन पठन हो गया। मौन पठन, मौन पठन मतलब बिना होठ हिलाए पढ़ना, ये होता है मौन पठन। तो मौन पठन से भी हमारी विचारशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये एज पर डिपेंड करता है। छोटे बच्चों को बोलते हैं कि बोल बोल के लिखो, ताकि मतलब उन्हें उनके वर्ड्स जो है उसमें शुद्धिकरण हो। ठीक है, वर्ड्स का शुद्धिकरण हो। तो मौन पठन तो खैर बड़ी क्लासों के लिए, उसमें वर्ड्स का शुद्धिकरण भी होता है। शुद्ध उच्चारण जो होता है वो भी गद्य से होता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए शुद्धिकरण शब्दों का और बड़े बच्चों के लिए मौन पठन। क्लियर। तो उससे उनकी विचारशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि साहित्यिक ज्ञान, एक तो साहित्यिक ज्ञान बढ़ रहा है, प्लस हमारा समीक्षात्मक चिंतन हो रहा है। ठीक है, साहित्य के साथ साथ हम उसकी समीक्षा भी करते हैं, कौन सा साहित्य अच्छा है, किस साहित्य में क्या चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो हमारा साहित्य ज्ञान के साथ हमारी समीक्षात्मक जो सोच है, तर्क है, चिंतन है, वो उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, फोर्थ हम बोल सकते हैं कि हम हमारी रचनात्मकता में वृद्धि होती है, हम क्रिएटिव बनते हैं। ठीक है, हम खुद भी कुछ लिखने की कोशिश करते हैं कभी कभी। ठीक है, निबंध तो खैर जैसे हम जितना हम गद्य के शब्दों की अनुभूति करेंगे, अनुकरण करेंगे दूसरे बड़े बड़े जो है उनका, तो हमारी रचनाशीलता, रचनात्मकता उतनी बढ़ेगी। जैसे हम निबंध लिखते हैं तो निबंध हम एज इट इज़ तो इतना लंबा याद नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करते हैं, हम हमारी क्रिएटिविटी शो करते हैं, रचनात्मकता शो करते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मानसिक प्लस तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है, मानसिक प्लस तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे जो गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, आपको उद्देश्य ऐसे सिंपल से उद्देश्य नहीं लिखना है कि भाई मौन पठन वृद्धि हो रही है या शुद्धिकरण। आपको क्या करना है, आप एक बड़ी क्लास में आ गए हैं, आपको एक ही पेज में आंसर लिखना है, तो आपको गागर में सागर बनने वाले वर्ड्स को यूज़ करना होगा। समझ में आ रहा है कि भाषा के प्रति संवेदनशीलता, विचारशीलता। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इससे क्या होगा, जो छात्र होगा तो उसकी व्याकरण कोश ज्ञान में वृद्धि होगी। हमेशा जब वो कुछ नई नई चीज़ें पढ़ेगा तो क्या होगा, उससे उसका जो व्याकरण कोश है उसके ज्ञान में उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, एक और लिख सकते हैं हम कि स्वतंत्र विचारधारा। ठीक है, और लिख सकते हैं हम जैसे और क्या होता है, अभिव्यक्ति हो गई, जैसे अभिव्यक्ति की क्षमता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे गागर में सागर बनने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपको इसी में इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसी को भी चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे विचारशीलता में बहुत सारी चीज़ें आ गई हमारी, स्वतंत्र विचारधारा में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। क्लियर। तो ये क्या है, गद्य शिक्षण के उद्देश्य है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, दिख रहा है या नहीं। ठीक है, पहला ये भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है। ठीक है, विचारशीलता बढ़ती है, साहित्यिक ज्ञान प्लस समीक्षात्मक चिंतन में वृद्धि होती है, रचनात्मकता में वृद्धि होती है, मानसिक तथा तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है, व्याकरण कोश ज्ञान अधिक बढ़ता है, स्वतंत्र विचारधारा की ओर अग्रसित होते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है।
ठीक है, तो ये सब क्या है, हिंदी गद्य शिक्षण के उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके रूप की बात करें। इसके देखिए रूप होते हैं 4। क्या होते हैं? 4 रूप। अभी जो हमने पढ़े कहानी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, पत्र लेखन, यही उसके उदाहरण हैं और इनके अलग अलग रूप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको याद करेंगे रूप को, एक नेमोनिक तो नहीं बोल सकते, ठीक है, फिर भी ऐसे याद कर सकते हैं। सृजन, वर्णन, भावी। सृजन, वर्णन, भावी। ठीक है, तो सृजन मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट हम कहानी भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्णनात्मक, वर्णन हम नॉर्मली किसी दृश्य का करते हैं। ठीक है, आपने किसी युद्ध को देख लिया या फिर किसी प्राकृतिक दृश्य का हो गया, तो वर्णन किसी चीज़ का, देखी हुई चीज़ का वर्णन किया जाता है। सृजन हम अपनी कल्पना से करते हैं। ठीक है, तो रूप है किसके, गद्य के, कि या तो आप सृजन कर सकते हो या वर्णन कर सकते हो। ठीक है, या भावात्मक हो सकता है या विचारात्मक हो सकता है। ठीक है, उसमें भावना ओतप्रोत हो सकती है या फिर हमारा समीक्षात्मक चिंतन हो सकता है। अब देखिए इसको याद कर लेते हैं हम। सृजन, वर्णन, भावी। सृजन मतलब इसमें जो लेखक होता है वो अपनी कल्पनाशीलता या किसी घटना के प्रति अपनी कल्पना या स्वयं की कल्पना के प्रति ही, मतलब स्वयं की कल्पना के बेस पर ही क्रिएटिव करके एक गद्य बनाता है, तो वो सृजनात्मक गद्य होता है। वर्णनात्मक गद्य, इसमें जो लेखक है वो किसी दृश्य, वो युद्ध हो सकता है या प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, उस पर अपना वर्णन करता है, तो उससे वर्णनात्मक गद्य होता है। भावात्मक गद्य जो मनुष्य को संवेदनशील बनाए। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिक संवेदनशील फील करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे कहीं और ही ध्यान है, ऐसा नहीं होता है, हम उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उनके बलिदानों के प्रति हमें बुरा लगता है, या फिर जब गरम दल की जो है उन्होंने मारा तो हमें अच्छा लगता है। मतलब हम हमारे भावों को जो ओतप्रोत करते हैं वो भावात्मक गद्य होते हैं। विचारात्मक गद्य वे गद्य होते हैं, ऐसा आएगा, विचारात्मक गद्य वे गद्य होते हैं जिसमें हम विचार कर सकें। ठीक है, इससे हमारी समीक्षात्मक चिंतन, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या तार्किक होना चाहिए, क्या इसमें अंधविश्वासी है। तो विचारात्मक जो गद्य होता है उसमें हमारा समीक्षात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये रूप होते हैं सभी के। क्लियर? सृजन, वर्णन, भावी। क्लियर? तो अर्थ हो गया, उद्देश्य हो गया, रूप हो गया। अब हम अंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अंग की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं गद्य के अंग। गद्य के अंग, ठीक है, जैसे अ से ये 3 बन रहा है, तो ये गद्य के अंग भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन से होते हैं? एक होता है पहले वाचन, फिर होता है व्याख्या, फिर होता है विचार विश्लेषण। क्या होता है? विचार विश्लेषण। क्लियर? ठीक, जैसे मुझे आपको किसी कहानी को पढ़ाना है, मान लीजिए आप मैं स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपको बोलूँगी कि आप पढ़ो, मतलब मैं पहले पढ़ूँगी आदर्श कि इसको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ने को बोलूँगी। ठीक है, तो ये होता है वाचन, मतलब आप पढ़ रहे हो। व्याख्या, व्याख्या में समझाया जाता है उस पाठ को। ठीक है, तो व्याख्या के 3 प्रकार होते हैं। व्याख्या जो है वाचन के साथ साथ भी चल सकती है, ज़रूरी मतलब साथ में ही चलती है, क्योंकि पाठ को ऐसा तो नहीं कि पूरा पढ़ लिया फिर शुरू से समझाने बैठे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो जो व्याख्या होती है उसमें होता है एक उद्बोधन, व्याख्या में होता है उद्बोधन। ठीक है, स्पष्टीकरण, और फिर लास्ट होता है हमारा प्रवचन। ठीक है, आपको मोटे तौर पे ऊपर बता देती हूँ। वाचन में हमने क्या किया, सबसे पहले पाठ को पढ़ा। ठीक है, तो वाचन में 3 चीज़ यूज़ होंगी। एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है आदर्श वाचन। ये कौन करता है? शिक्षक करता है। कौन करता है? शिक्षक। शिक्षक आपको बताता है कहाँ कितनी लय रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए दिख रहा है, अगर मान लीजिए मंगल पांडे वाला, मतलब 1857 की क्रांति बता रहे हैं कि हाँ भाई मेरठ से शुरू हुई है, ये हमने बता दिया। ठीक है, मंगल पांडे ने, मतलब जो भी है, अगर वो युद्ध चल रहा है और आप हंसते हंसते बोलो मारो फिरंगी को, ऐसे में कोई वो आदर्श वाचन नहीं होगा। मतलब हमें वहाँ पे क्रोध के साथ बोला है मारो फिरंगी को। ठीक है, तो ये होता है आदर्श वाचन, जहाँ में आपका भाव का उतार चढ़ाव भी दिखना चाहिए, आपकी लय कहाँ पे कम होना चाहिए, कहाँ पे आवाज़ तेज होना चाहिए, ये होता है आदर्श वाचन। ठीक है, फिर होता है
अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा होता है, जैसा शिक्षक पढ़ाते हैं उसके का अनुकरण छात्र करते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षक चाहे तो उनको सस्वर वचन या मौन पठन का बोल सकते हैं, मौन वाचन, ठीक है। सस्वर वाचन मतलब आप तेज तेज पढ़ो, और मौन वाचन मतलब देखो मैंने इतना पढ़ के बता दिया, अब आप इतना पढ़कर देखो, मौन वाचन करो बिना होठ हिलाए, ठीक है। ऐसा भी होता है कि शिक्षक ने एक बार पढ़ के बता दिया, फिर वो आपको बोल रहा है कि अब आप अपने मन में पढ़ के देखो इतना चैप्टर, क्लियर। तो ये होता है हमारा वाचन। हमने पाठ पढ़ लिया, इतनी बात समझ में आ गई वाचन में। अब आ रही है व्याख्या, अब बारी आई है पाठ को समझाने की, ठीक। पाठ को कभी एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, तो जैसे हमने पाठ के एक पैराग्राफ को ख़त्म किया, ठीक है, हमने बोला कि अब आप इसको मन में पढ़ के देखो, ठीक। अब हम उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के लिए हम क्या करेंगे, पाठ को पढ़ाते समय उद्बोधन मतलब होता है उसको समझाना, मतलब पढ़ते जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही है, जैसे कि उसने मतलब क्या बोल सकते हैं कि पीछे मुड़कर देखा या ऐसे बोला या फिर ऐसे किया, तो कुछ चीज़ें हम होती है प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई वस्तु हो गई है, जैसे हमारे पास है मॉडल हो गया, वस्तु हो गया। यहाँ पे समझो यार व्याख्या को, क्या है, उद्बोधन है स्पष्टीकरण, और फिर है प्रवचन। उद्बोधन जो है पाठ पढ़ाने के समय किया जाता है, ठीक है, और उसको और अधिक समझाने के लिए स्पष्टीकरण, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो हम प्रवचन देते हैं, ठीक है, और अधिक उसको स्पष्ट करने के लिए। तो उद्बोधन में हम क्या कर रहे हैं, पाठ को पढ़ाते जा रहे हैं, प्लस में हम क्या कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो हम प्रत्यक्ष मतलब जिसके उसने हाथ को हिलाया ये किया तो अपने हाथों को यूज़ करके बता दो कि उसने ऐसा ऐसा किया, ठीक है। प्रत्यक्ष हम अपने अंगों को यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी वस्तु का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर हम किसी मानचित्र हो गया कि हम यहाँ से अंग्रेज आए थे, या फिर इस यहाँ पे है मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो हम मानचित्र से बता सकते हैं, मॉडल से बता सकते हैं, क्लियर। और या फिर कोई क्रिया करके बता सकते हैं, वस्तु या क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष बता सकते हैं, ठीक है, किसी रेखा चित्र के द्वारा बता सकते हैं कि, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें हम उद्बोधन के समय मतलब अधिक समझाने के लिए हम या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, वो मूर्त भी हो सकता है या अमूर्त भी हो सकता है, चिंतन बच्चों के मतलब मन में करते हैं, मतलब उनको ऐसा दिखाते हैं कि कहानी चल रही है सामने, क्लियर। ये पढ़ाने की कला होती है, तो ये उद्बोधन हो गया। उसको समझाने के लिए हम कुछ कठिन जो शब्द होते हैं उनका स्पष्टीकरण करते हैं, ठीक है। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं उपसर्ग का, जैसे हमने कुपुत्र की बात करी, ठीक है, कि मतलब किसी को ही बोला कि तुम कुपुत्र हो, तो कुपुत्र मतलब, या फिर सुपुत्र बोल लो, सुपुत्र, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सु प्लस पुत्र, सु मतलब होता है अच्छा, और इसका मतलब होता है पुत्र, अच्छा पुत्र, सुपुत्र का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम उपसर्ग हो गया, संधि हो गया, ये हमने संधि करी है, ठीक है, समास हो गया है, ठीक, या फिर व्युत्पत्ति एक बोल सकते हैं। व्युत्पत्ति कैसे होती है, जैसे अगर हम बोलो आपको कि श्रमजीवी, मतलब ये श्रमजीवी थे, तो श्रमजीवी मतलब क्या होता है, मतलब श्रम से बना हुआ, जो श्रम से बना है तो वो श्रमजीवी, श्रम मतलब मेहनत करके जो करते हैं, क्लियर। तो हम व्युत्पत्ति मतलब उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उस आधार पर भी किसी कठिन शब्द को सरल करके समझा सकते हैं, क्लियर। बच्चों को तब भी सर के ऊपर से जा रहा है तो हम देते हैं प्रवचन। प्रवचन में हम यूज़ करते हैं पर्यायवाची, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक, तो हम इससे पर्यायवाची और विलोम शब्द का उपयोग करते हैं, या फिर हम शब्द का विस्तार कर सकते हैं, वाक्यों में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, वाक्य प्रयोग हो सकता है। तो ये सब होता है हमारा प्रवचन है, मतलब प्रवचन में अपन लंबा खींच लेते हैं फिर, क्लियर। इसमें लाक्षणिक अर्थ भी होते हैं। लाक्षणिक अर्थ से मतलब होता है जैसे कि कोई बहुत लेट आया क्लास के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं बड़ी जल्दी आ गए, तो ये होता है लाक्षणिक। हमारा मतलब कुछ और है, हम बोल कुछ और रहे हैं, पर समझ उसको भी आ रहा है कि हम उसको टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है लाक्षणिक। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते समय हम ये भी बताना चाहिए कि जो लेखक है उसने कहाँ पर लाक्षणिक वाक्यों का उपयोग किया है, क्लियर। आया समझ में, पाठ पढ़ लिया, व्याख्या हो गई हमारी,
हमने भाई उसको उद्बोधन मतलब पढ़ते रहे, हम उसका उद्बोधन कर दिया दिखा दिखा कि ये देख ऐसा, ये देख ऐसा। हमने कठिन शब्दों को भी सरल कर दिया और तब भी नहीं सरल हुआ तो हमने खूब सारा प्रवचन भी दे दिया। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, हमारा पाठ खत्म हुआ। ठीक, पढ़ना हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विचार विश्लेषण। थर्ड जो इसका अंग है वो है विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण कैसे किया जाता है? पहला, तो हम क्रमबद्ध क्वेश्चन पूछते हैं, क्रमबद्ध प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं तो हम पूछेंगे कि मेरठ कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में हमने किसके बारे में पढ़ा, या फिर मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो ये होता है क्रमबद्ध प्रश्न। तो क्रमबद्ध प्रश्न जो होता है वो पाठ का संक्षिप्त करता है। ठीक है, पाठ को पूरा कवर कर लेता है, क्रमबद्ध प्रश्नों से पाठ को कवर करना। ठीक है, और या फिर हम पाठ का संक्षिप्त सारांश दे सकते हैं। ठीक है, पाठ का सारांश कि अंग्रेज आए थे, मतलब ऐसा ऐसा हुआ और ऐसे करके हमारा स्वतंत्रता संग्राम की हम कहानी को सारांश में सुना देते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्लियर? हम पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़ते हैं। ठीक, कि आप पूर्व में क्या जानते थे कि हाँ 1857 में क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में क्या हुआ था हमें नहीं पता था। तो अब हमें पता चल गया है कि 1857 में मंगल पांडे ने कारतूस के उपयोग करने से मना कर दिया। ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हैं। पहले बच्चों को सब इतना पता था कि 1857 में क्रांति हुई थी और ये पता था कि मंगल पांडे एक क्रांतिकारी हैं। ठीक, पर अब उनको और चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक, तो हमें पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान को जोड़ दिया है। ठीक है, मतलब हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि हमने जो ज्ञान दिया उसको हमने समझ में बदलने का प्रयास किया। अवबोध, हमने ज्ञान को अवबोध में बदलने की कोशिश करते हम। क्लियर? तो ये होता है विचार विश्लेषण। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 3 अंग होते हैं, वाचन, व्याख्या, विचार विश्लेषण। पाठ को पढ़ लिया, बच्चों से बोला तुम भी पढ़ो। ठीक है, पाठ को पढ़ते पढ़ते हमने व्याख्या करी, या फिर कोई बालक भी पढ़ रहा है, एक उसका पैराग्राफ पढ़ा, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में 3 चीज़ यूज़ होंगी, उद्बोधन, स्पष्टीकरण, प्रवचन। उद्बोधन साथ साथ चलता है, स्पष्टीकरण, उद्बोधन नहीं समझ में आ रहा तो उसका स्पष्टीकरण, और तब भी नहीं समझ में आ रहा तो हम थोड़ा उसको लंबा खींच के समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, फिर विचार विश्लेषण होता है कि आपने कितना सीख लिया है। क्लियर? आया समझ में? तो ये होता है गद्य के अंग। अब हम लोगों का बचा है गद्य शिक्षण की विधि। गद्य शिक्षण की विधि देखिए, बहुत सिंपल सी विधियां हैं इसकी। तो ठीक 4 विधि है, नाम से समझ में आ जाएगी। एक होती है अर्थ कथन प्रणाली। अर्थ कथन प्रणाली, ठीक, अर्थ कथन प्रणाली, परिणाम लिख लेते हैं। व्याख्यान प्रणाली, व्याख्यान विधि बोल सकते हैं, व्याख्यान विधि। फिर होता है विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। फिर होता है समीक्षा विधि। क्या होता है? समीक्षा विधि। क्लियर? अर्थकथन विधि में जैसा कि शिक्षक पहले पढ़ाया करते थे, ठीक है, अभी भी काफ़ी शिक्षक ऐसे ही पढ़ाते हैं, सभी शिक्षक का नहीं बोल सकते पर काफ़ी शिक्षक ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, शिक्षक ने पाठ पढ़ लिया और उसका अर्थ समझा दिया और बोला चलो लिखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो सक्रिय रूप से क्या करेगा, पाठ पढ़ता है, उसका अर्थ समझा देता है, और बच्चे जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थकथन प्रणाली अच्छी नहीं है। ठीक, दूसरा व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षक पाठ तो पढ़ता है, पाठ पढ़ने के साथ साथ उसमें व्याख्यान करता है। जैसे हमने अभी बताया, व्याख्यान में क्या क्या करेगा वो, उद्बोधन, स्पष्टीकरण, प्रवचन। ठीक है, व्याख्यान में उसने तीनों चीज़ यूज़ करी, उद्बोधन, स्पष्टीकरण, प्रवचन। पर इसमें भी क्या हुआ, शिक्षक क्या है, सक्रिय है। शिक्षक क्या है, सक्रिय है, लेकिन छात्र क्या है, निष्क्रिय है। इसमें भी उसने कुछ यूज़ नहीं किया है। क्लियर? तो ये भी विधि उपयुक्त नहीं है। विश्लेषण विधि जो होती है व्याख्यान विधि का सुधरा हुआ रूप है। इसमें जो शिक्षक है वो सक्रिय रूप से जब उद्बोधन, स्पष्टीकरण, प्रवचन करता है, उसमें छात्रों की सहायता लेता है। मतलब शिक्षक पाठ को समझाने में छात्र का सहयोग भी लेता है। तो ये होती है विश्लेषण विधि।
समझ में आ गया। व्याख्यान विधि का सुधार रूप जिसमें उद्बोधन, स्पष्टीकरण व प्रवचन शिक्षक छात्र की सहायता से करता है, मतलब इसमें शिक्षक भी सक्रिय है और छात्र भी सक्रिय है। क्लियर। एक होती है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि नॉर्मली उच्च कक्षाओं में यूज़ की जाती है, इसलिए क्योंकि समीक्षा कब होती है, समीक्षा मतलब होता है समालोचनात्मक चिंतन। लोचनात्मक चिंतन मतलब उसका अच्छा और बुरा दोनों देखने की जब हमें क्षमता हो, इसलिए उच्च कक्षाओं में ऐसे पाठ होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे छोटे छोटे बच्चों टाइप के पाठ नहीं होते हैं। आ गया समझ में। तो ये बताओ, हमें अर्थकथन प्रणाली को यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्याख्यान विधि को यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए एक स्तर पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक शिक्षक है वो पूरे समय सभी छात्रों को सक्रिय नहीं रख सकता, तो ये कुछ हद तक ये कर सकते हैं। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि जो माध्यमिक कक्षा होती है, तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याख्यान, विश्लेषण और समीक्षा तीनों ही विधियों का उपयोग करना चाहिए, जबकि उच्च कक्षाओं में सामान्य तौर पर हमें समीक्षा विधि का उपयोग करना चाहिए। इतना समझ में आ गया है। तो ये है विधि, अर्थकथन विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और समीक्षा विधि। ठीक, अब हम पढ़ते हैं गद्य के सोपान। मतलब हम गद्य को पढ़ाते समय क्या मतलब कैसे पढ़ाते हैं, अगर हमको किसी गद्य को पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको लास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। ठीक, गद्य के सोपान। सोपान मतलब हम सबसे पहले क्या करोगे भाई तुम? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? प्रस्तावना। मैं तुम्हें कोई कहानी पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले क्या करूँगी? तुम्हारे पूर्व ज्ञान का पता लगाऊंगी, पूर्व ज्ञान का पता लगाऊंगी। ठीक है, फिर पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए क्या करूँगी मैं? क्या करूँगी पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए? तुमसे प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, तुम्हारी जो पिछली कक्षा है उसमें आपने क्या पढ़ा है ये थोड़ा बहुत पता कर लूँगी। ठीक, तो पूर्व ज्ञान का पता लगाऊंगी कि तुमको कितना पहले पता है। जैसे अगर मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ तो पहले मुझे ये पता है कि हाँ तुम्हें यह पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी और मंगल पांडे एक उसमें क्रांतिकारी थे। ठीक, अब मैं क्या करूँगी? आपको बोलूँगी कि जो मंगल पांडे वो कहाँ के रहने वाले हैं, या फिर मंगल पांडे ने क्या मतलब कैसे क्रांति की शुरुआत करी, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता थी। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी? आपको बोलूँगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन मैं आपको बोलूँगी कि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। मतलब इस कहानी में हमें ये पता चल जाएगा कि मंगल पांडे ने कैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत करी, या फिर उस समय और चीज़ें क्या हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपका माइंडसेट कर दिया कि हाँ आज हमको क्या पढ़ना है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ना है। आप रेडी हो गए, आप तैयार हो गए हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड आता है प्रस्तुतिकरण। इसको आप इसे रटे नहीं, बस समझें तो भी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, प्रस्तुतिकरण में आप क्या करोगे? वही सबसे पहले मैं क्या करूँगी? आदर्श वाचन, मैं पाठ पढ़ के बताऊँगी। फिर आप लोग क्या करोगे? अनुकरण वाचन। ठीक है, फिर अनुकरण वाचन के समय ही मैं आपका क्या करूँगी? उच्चारण संशोधन करूँगी। संशोधन मतलब कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़ते बन रहा है। ठीक है, कुछ जो बड़े बड़े चीज़ें हैं अपरिहार्य आपको नहीं पढ़ते बन रहा है। सबसे पहले तो मैं जो छात्र पढ़ रहा है उसी से सुधराऊँगी। उसके बाद मैं अन्य छात्रों से पूछूंगी क्या यह सही पढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर सभी बच्चे गलत उच्चारण कर रहे हैं तो मैं फिर उसको सुधारूंगी। तो ये सब होता है उच्चारण संशोधन में। ठीक, उसके बाद आता है उद्बोधन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो पहली विधि है ना, उदाहरण दे दे के जो भी समझाते हैं, व्याख्यान जो करते हैं, तो ये सब उद्बोधन में आ जाएगा। ठीक, हो गया, पूरा पाठ पढ़ा लिया आपको, उद्बोधन कर लिया मतलब आपको समझा दिया। यहाँ पे हमने समझ गए पाठ को। ठीक, अब मैं क्या करूँगी? लिखित कार्य दूंगी। प्रस्तुतिकरण में इतना हो गया। ठीक, अब आता है लिखित कार्य। लिखित कार्य मतलब भाई मैंने कुछ उस अपने ब्लैक बोर्ड पर, उसको बोलते हैं श्यामपट्ट, कुछ श्यामपट्ट पर कठिन बिंदु लिखे होंगे जिसका उच्चारण आपको करते नहीं बन रहा होगा।
ठीक है, कुछ कठिन बिंदु या फिर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे मंगल पांडे का नाम आ गया और किनके स्वतंत्र सेनानी जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम आया, तो ये हम चीज़ें पढ़ते हैं और उनका मुख्य बिंदुओं को मैं अपने श्याम पट्ट पर लिखती जा रही थी, अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखती जा रही थी। ठीक, तो जो कठिन शब्द हो गए हैं और मुख्य बिंदु हो गए पाठ के, उनको मैंने क्या किया था, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अब आप अपने कॉपी में इसको उतार लो। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगी, आपका लिखित कार्य देके उसका निरीक्षण करूँगी कि आप लोग सभी लिख रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक, उसके बाद फिर मैं पांचवा आपको बोलूँगी कि आप मौन वाचन करो। मौन वाचन मतलब भाई टाइम बचा है, पीरियड्स में तो अपन नॉर्मली शिक्षक क्या बोलते हैं कि ठीक है अभी टाइम बचा है, तब तक आप जो मैंने लिखवाया है या जो हमने पढ़ा है उसका आप मौन वाचन करो बिना होठ हिलाए। ठीक है, मौन वाचन से क्या होगा, पाठ का आत्मसादीकरण हो जाएगा। आत्मसादीकरण, पाठ का आत्मसादीकरण हो जाएगा। ठीक, आपको वो आत्मसाद होगा, आपके भाव उससे जुड़ने लगेंगे। क्लियर, मौन वाचन कर लिया। फिर मैं आपको बोलूँगी चलो ठीक है सभी ने पढ़ लिया, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, बताओ मेरठ कहाँ पे है, मंगल पांडे ने ऐसा क्यों किया, किस गोली का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फिरंगी मारो, फिरंगी को किसने बोला, मतलब ये सब चीज़ें मैं आपसे बोध प्रश्न पूछूंगी। जो बोध प्रश्न होता है उससे क्या होगा कि मुझे ये समझ में आएगा कि आपने पाठ का आत्मसादीकरण किस सीमा तक किया है, किस सीमा तक किया, आप कितना पाठ को समझ पाए हो और कौन बच्चा कितना समझ पाया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा बच्चा आंसर देता है तो वो चीज़ें उसे समझ में आ जाती है, इसलिए हम बोध प्रश्न पूछते हैं। फिर सातवां होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में नॉर्मली उन छात्रों को खड़ा किया जाता है जो बोध प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ थे किंतु उन्होंने उत्तर सुन चुके हैं, तो हम उन्हीं प्रश्नों की पुनरावृत्ति करते हैं कि बताओ मेरठ कहाँ पे था, या फिर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किसने करी, मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो अब हम उन छात्रों को उठाते हैं जो इसका उत्तर देने में असमर्थ थे। ठीक, तो अब वो क्या होंगे, उनका कंठस्थ हो जाएगा, मतलब जिन्हें याद था उनको तो ठीक है और बाकी है उनको ज्ञात हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा बोल सकते हैं। क्लियर, उसके बाद और कंठस्थ करने के लिए हम क्या देते हैं, गृह कार्य, कि आपने एक पाठ को आज पढ़ा है तो आपसे घर जाकर भी पढ़ें। तो गृह कार्य से क्या होगा, एक तो आपका अभ्यास होगा प्लस आपका स्थायी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आप घर जाके बताओगे, आपके मम्मी पापा को सुनाओगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसी बातें जो बताते हैं, ये सब चीज़ें भी स्थायी ज्ञान देने में उपयोगी होती है। ठीक है, तो हमारा स्थायी ज्ञान होगा। क्लियर, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, जो गृह कार्य है वो अत्यधिक नहीं होना चाहिए कि आपने बोला कि लो अब मैंने तुमको समझा दिया है तुम पूरे पाठ के आंसर लिख के लाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब शिक्षक का कार्य उधर पेरेंट्स कर रहे हैं, ऐसा गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो गृह कार्य है वो हमेशा क्षमतानुसार मतलब छात्र की आयु और मानसिक आयु को भी देख कर ही दिया जाना चाहिए। क्लियर, तो ये होता है हमारा गद्य के सोपान। इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, एक लास्ट और बचा है गद्य पाठ की योजना, उसको हम कर ही लेते हैं क्योंकि नहीं तो फिर वो छूट ही जाएगा। ठीक, अब गद्य पाठ की योजना बनाने को आता है, गद्य पाठ योजना। ठीक, तो सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 3। आप लिखना यहाँ पे दिनांक क्या है, ठीक है, विद्यालय का नाम क्या है, ठीक, फिर लिखना विषय क्या है, प्रकरण क्या है, 2 ही बना लेना। ठीक है, कक्षा कौन सी है, कालांश कौन सा है और समय कितना है, या फिर आप यहाँ पे शिक्षक का नाम भी लिख सकते हैं, शिक्षक का नाम क्या है। ठीक, तो इधर बनेंगे 2 कॉलम। आगे ही बात समझ में, गद्य पाठ योजना बनाते समय शुरू में बनेंगे 2 कॉलम, दिनांक लिख देना, विद्यालय का नाम, विषय भाई हमने हिंदी लिया है, प्रकरण हम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम 1857 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कक्षा कौन सी है, 9वीं कक्षा है, मतलब ये तो मैंने हिसाब से बोला है, स्वतंत्रता संग्राम कौन सी कक्षा में पता नहीं। ठीक है, तो कक्षा अपने हिसाब से लिखना। कालांश कौन सा कालांश है, कौन सा पीरियड चल रहा है, जैसे द्वितीय चल रहा है, तृतीय चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप लिख दो। समय हमने 45 मिनट का समय हमारे पास है,
ठीक है, शिक्षक का नाम आ जाएगा। तो गद्य पाठ योजना में हम लोग ने 2 कॉलम बनाए, ये वाला और एक ये वाला, क्लियर। फिर हम एक बनाएंगे सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक। तो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये पूरे कॉलम में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य ज़्यादा होना चाहिए कि बच्चों को पाठ के बारे में, मतलब जो जितना दिया है चैप्टर वो समझ में आ जाना चाहिए, उनकी बोधात्मक क्षमता होना चाहिए, ठीक है। पाठ का आत्मसाधीकरण होना चाहिए, उनकी जो व्याकरण कोश है उसमें जो लोकोक्ति का यूज़ हुआ है, समास विग्रह, शब्दकोश, उसमें वृद्धि करना, ये सब क्या है हमारे सामान्य उद्देश्य। हमारा विशिष्ट उद्देश्य नॉर्मली क्या होता है, समीक्षात्मक होता है, बोधात्मक होता है, बोधात्मक होता है, ठीक है। उसको मतलब बच्चे को विचारशील बनाता है, ठीक है, उसकी जो रचनात्मकता बढ़ाता है, रचनात्मक बनाता है। तो ये सब चीज़ें विशिष्ट उद्देश्यों में आती है, क्लियर। कि पाठ के अलग आप बच्चे की क्या कर रहे हो, तो उसमें समीक्षात्मक, बोधात्मक, विचारशील हो रही, रचनात्मक हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसकी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे हम वही की वही पूरी लिख लेंगे जो कि उसके सोपान थे, ठीक। क्या थे सोपान? सबसे पहले हमने प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में हमने क्या करा, प्रस्तावना में हमने पूर्व ज्ञान कितना है, ठीक है, वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा, नवीन ज्ञान से जोड़ा, ठीक। अब इसमें 2 कॉलम आएंगे, यहाँ पे आएगी शिक्षक की क्रियाएं, शिक्षक क्रियाएं, इधर आएगी छात्र क्रियाएं, ठीक। इधर 2 कॉलम और आते हैं वैसे तो, एक होता है हमारा मूल्यांकन, मतलब कितना करा है वगैरह ये सब आता है, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही देख लीजिए आप। तो प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के लिए शिक्षक ने उनसे क्या पूछा कि आपने पिछली कक्षा में मतलब स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना हुआ, किस सन में हुआ? छात्र ने बोला 1857 में हुआ, ठीक है। 1857 में कौन कौन क्रांतिकारी थे, क्या आपको पता है? छात्रों ने बोला रानी लक्ष्मीबाई थे और मंगल पांडे थे, वगैरह वगैरह, जो भी हो उन्होंने अपने नाम बोले, टाटा टोपे वगैरह, ठीक। तो आज फिर हम क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे। क्या करेंगे? उद्देश्य कथन। जैसा कि मैंने इसके पहले बोला था कि चलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति को, क्लियर। तो ये शिक्षक ने उद्देश्य कथन बोल दिया। फिर पूरा वही आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कैसे होगा? आदर्श वाचन होगा, आदर्श वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा, ठीक है। फिर उच्चारण संशोधन होगा, उच्चारण संशोधन होगा, ठीक। और फिर उद्बोधन होगा, उद्बोधन। ये सब हो गया हमारे प्रस्तुतिकरण में। ये क्या हो गया हमारे प्रस्तुतिकरण के आगे, प्रस्तुतिकरण कर दिया। फिर हमने लिखित कार्य दे दिया, ठीक है, लिखित कार्य निरीक्षण कर दिया, उनको बोला कि मन में पढ़ो, मौन वाचन हो गया है, ठीक है। फिर बोध प्रश्न हो गए हैं, बोध प्रश्न हो गए हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए हैं। और फिर लास्ट में हमने गृह कार्य दे दिया। आ रही बात अब आपको समझ में? तो ये गद्य पाठ योजना का एक फॉर्मेट होता है, ठीक। यहाँ से तो हमारा पूरा वही आ जाएगा जो उसके सोपान है, बस आपको बनाना कैसा है, यहाँ पे शिक्षक क्या क्या बोलेगा, छात्र क्या क्या बोलेगा, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो सबसे पहले ये 2 कॉलम आ जाएंगे, यहाँ पे दिनांक वगैरह, यहाँ पे कक्षा वगैरह, यहाँ पे फिर 1 कॉलम में एक पूरा सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। फिर यहाँ पे उसके सोपान को लिख देना, यहाँ पे शिक्षक क्रिया और यहाँ पे छात्र क्रियाएँ। इज़ इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। सो इसमें फिर हमारा पाठ योजना, आपको जैसे भी जो भी पाठ हो उसको आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का पाठ हो या स्वतंत्रता संग्राम का हो, कोई कहानी हो, कविता हो, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं गद्य। कविता इसमें नहीं आएगी, केवल कहानी आएगी, ठीक है। सो आज हमने गद्य फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्लास होगी पद्य पाठ योजना की, I mean पद्य शिक्षण की। थैंक यू।